बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज बात करेंगे यूपी की 9 विधानसभाओं पे होने वाले चुनाव। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी तेज होते ही सियासी उठापटक भी तेज हो गई। जहां एक और नेता जुबानी जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं अब पोस्टर वार भी खुलकर सामने आ गया। एक और जहां लोकसभा में शिकस्त खाई बीजेपी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है और लोकसभा की इस हार को अपवाद साबित करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा में परचम लहराकर ये साबित करना चाहती है कि लोकसभा की जीत इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि जनता का समर्थन और जनाधार उनके पक्ष में है। अगर उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए बुरे साबित होते हैं, तो पार्टी में दरार पड़ सकती है। दूसरी ओर सपा को यह साबित करना होगा कि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। सपा ने सहयोगी कांग्रेस को दरकिनार करते हुए सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का जिम्मा खुद उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित नारा बटेंगे तो कटेंगे गढ़ा, जिसे आरएसएस और पीएम मोदी का समर्थन मिला। बीजेपी इस नारे के जरिए सपा की चाल की कर सकती है। सपा ने जवाब में नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और अपनी अस्पष्ट पीडीए रणनीति पर कायम रही। आज चर्चा इसी पर करेंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में से 9 तारीखों का ऐलान हो चुका है। कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मंझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। एक अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के मतदान की घोषणा नहीं हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, उसने सभी को चौंका दिया था। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की सीटें पूरे राज्य में फैली हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3, पश्चिमी भाग में 4 और मध्य तथा ब्रज क्षेत्र में 1-1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 सीट है और कुछ निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए बेताब है, ताकि यह संकेत दिया जा सके कि हिंदी पट्टी में लोकसभा में मिली हार शायद एक अपवाद थी। अगर उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए बुरे रहे तो पार्टी में दरार और बढ़ सकती है। दूसरी ओर सपा को यह साबित करना होगा कि लोकसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। सपा ने सहयोगी कांग्रेस को दरकिनार करते हुए सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का जिम्मा खुद उठाया है। योगी आदित्यनाथ ने विवादित नारा बटोगे तो कटोगे गढ़ा है, जिसे आरएसएस और पीएम मोदी का समर्थन प्राप्त है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वहीं बीजेपी इस नारे के जरिए सपा की चाल की काट कर सकती है। सपा ने जवाब में नारा दिया, जुड़ोगे तो जीतेंगे, और अपनी अस्पष्ट पीडीए रणनीति पर कायम रही। उत्तर प्रदेश चुनाव के भविष्य की दिशा और दशा ओबीसी समुदाय तय करेगा। ओबीसी जिसके साथ जाएगा, यूपी में आने वाला वक्त उसी दल का होगा। इसलिए बीजेपी और सपा ने ओबीसी वोटर्स पर पूरा फोकस कर रखा है और उन्हें साधने के लिए ताकत झोंक रखी है। वहीं सपा लोकसभा की तरह उपचुनाव में भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे उतरी है, तो बीजेपी ने ओबीसी पर दांव खेलकर अखिलेश यादव की रणनीति को काउंटर करने का ताना बाना बुना है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती थी, जिससे 25 पिछड़ी जाति के सांसद चुने गए थे।
वहीं उपचुनाव में उतरे सपा के 9 प्रत्याशियों में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी, 2 दलित समुदाय से हैं। सपा ने ओबीसी में यादव, निषाद और कुर्मी समुदाय पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी ने भी इस बार ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने अपने कोटे की 8 सीटों में से 4 सीटों पर ओबीसी, 3 स्वर्ण और 1 दलित समुदाय से उम्मीदवार को उतारा है। बसपा के उम्मीदवारों के जाति समीकरण देखें तो 1 दलित, मुस्लिम 2, स्वर्ण से 4 और ओबीसी के 2 प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने मीरापुर में 1 प्रत्याशी उतारा है जो ओबीसी के पाल समुदाय से है। सपा ने उपचुनाव में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश यादव ने किसी भी स्वर्ण समुदाय का उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसके संकेत साफ हैं कि सपा की रणनीति पीडीए फॉर्मूले से उपचुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी है। सपा ने मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर जरूर मुस्लिम को टिकट दिया है, लेकिन यादव, कुर्मी और निषाद समुदाय के प्रत्याशी को उतारकर अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय कर दी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जाति आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। सूबे में लगभग 52% वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है और 43% वोट गैर यादव बिरादरी का है। वहीं ओबीसी जब बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा था और जब उससे छिटकी तो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। सपा और बीजेपी ने अति पिछड़ी जातियों में शामिल अलग अलग जातियों को साधने के लिए उसी समाज के नेता को उपचुनाव में उतारा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की हैं। ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। वहीं यूपी में गैर यादव ओबीसी जातियां सबसे ज्यादा अहम हैं, जिनमें कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी 6%, लोध 4%, गड़रिया पाल 3%, निषाद, मल्लाह, बिंद, कश्यप, केवट 4%, तेली, साहू, जायसवाल 4, जाट फीसदी 3, कुम्हार, प्रजापति, चौहान 3%, कहार, नाई, चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुज्जर 2%। यूपी उपचुनाव में जिस तरह सभी ने ओबीसी पर दांव खेल रखा है और ओबीसी वोटों को ही साधने की कवायद में है, वहीं बीजेपी और सीएम योगी ने जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। बीजेपी के इस नारे के जवाब में सपा ने पोस्टर लगाया था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीढ़ी जोड़ेगी और जीतेगी। इस तरह बीजेपी और सपा के बीच ओबीसी वोटों को साधने की कवायद हो रही है, लेकिन यूपी के भविष्य की दिशा और दशा ओबीसी समुदाय तय करेगा। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7। तो कुल मिलाकर यूपी उपचुनाव में जो निर्णायक वोट होंगे वो उत्तर प्रदेश चुनाव के भविष्य को दशा और दिशा ओबीसी समुदाय तय करेगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये स्पष्ट रूप से देखा जा चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ रोहित सक्सेना बीजेपी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में रोहित जी। रोहित जी, ओबीसी समुदाय को इस समय सपा और बीजेपी दोनों टारगेट कर रही हैं। अगर देखा जाए तो प्रत्याशी भी इसी संतुलन में दोनों नहीं उतारे हैं। कहीं मौर्य सपा ने खड़ा किया तो उसके अपोजिट बीजेपी ने निषाद समाज से खड़ा किया। ये जो ओबीसी का फार्मूला है अखिलेश यादव का, पीडीए फार्मूला, तो क्या ये लोकसभा की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी रंग लाएगा? प्रभु जी वंदे मातरम। पहले तो कुछ चीजों में सुधार करने के लिए कहूंगा, मेरे नाम के आगे डॉक्टर रोहित सक्सेना कह दीजिए। और दूसरा, अभी आप एक वीडियो चला रहे थे, इसमें एक जो वॉइस ओवर में कहा गया कि बीजेपी 2024 की हार के बाद, बीजेपी 2024 में कहाँ हारी है, कहाँ पर हारी है, सत्ता में कौन बैठा है? बीजेपी की अकेली सीट के बराबर क्या पूरे विपक्ष की सीटें आई है क्या? तो मुझे लगता है आपको कोई भी वीडियो चलाने से पहले उसका आकलन करना चाहिए कि उससे मैसेज क्या जा रहा है आपकी वीडियोस में। इस तरह के मुझे लगता है गलतियां एक मीडिया हाउस होने के नाते अच्छी नहीं है।
आप ये कह सकते हैं कि हम जितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई, लेकिन बीजेपी 2024 में हार गई। कहाँ हार गई? सत्ता में कौन बैठा है? मुझे लगता है ऐसी चीजों को चलाने से पहले उसका आकलन करना चाहिए प्रबुद्ध जी, क्योंकि दोनों बार मैंने वॉइस ओवर में यही सुना कि 2024 की हार तो बीजेपी देख पाएगी, विपक्ष जीत। कहाँ जीता है विपक्ष? सारा विपक्ष मिला के बीजेपी के बराबर सीट लेकर के नहीं आया। मुझे लगता है क्योंकि मैं भी मीडिया संस्थान से आया हूँ, हम जो भी वीडियो चलाएं, हम जो भी चीजें चलाएं, उसका आकलन कर लें कि उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है सामने। दूसरी बात, अब जैसे ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, सदन में जितने ओबीसी सांसद हमारी पार्टी में है, क्या पूरे विपक्ष के मिला करके हैं? क्या पूरे विपक्ष में इतने सांसद हैं? क्या कितने अकेले बीजेपी के हैं? क्या महिला सांसद जितनी बीजेपी की हैं उतनी सारी सांसद मिलाकर के सदन में बैठी है क्या विपक्ष की? कहने से कुछ नहीं होता। इन लोगों ने 2024 में प्रोपेगेंडा अपनाया था जिसमें इन्होंने जनता को भ्रमित किया और भ्रम सामने आ गया लोगों के, यार ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर 370 हटाने के लिए जब यद्यपि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी एक डेयरिंग देखें, उनकी हिमाकत देखें कि उन्होंने केंद्र सरकार के उसके खिलाफ विधेयक लाने का एक प्रोपेगेंडा किया, तो जनता को एक बड़ा मैसेज गया है। जनता को एक मैसेज जाना भी जरूरी था। इस तरह के लोग यदि आप लाएंगे, इनके साथ रहेंगे, तो ये देश को हमेशा बांटते रहे हैं, 1947 से बांटते चले आए हैं, बांटते चले आएंगे। और मुझे मैं हर जगह एक ही बात कहता हूँ, अगर आप पत्रकारिता से, मुझे लगता है आपको देख करके कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार होंगे। मैंने भी अपने मीडिया काल में जो गठबंधन देखे हैं, वो गठबंधन एज इट इज होता है फॉर एनीवेयर। जो गठबंधन धर्म का पालन होता है वो कैसा भी होता है, कहीं भी होता है। ऐसा नहीं होता कि इस राज्य में होगा तो इस राज्य में नहीं होगा, उस राज्य में होगा तो वहां नहीं करेंगे, हमारा वहां का चुनावी एजेंडा ये होगा, हमारा घोषणा पत्र ये होगा, आपका ये होगा। तो ये भी चीजें बहुत मायने रखती है। हम जो गठबंधन करते हैं वो विधानसभा में भी उसका पालन करते हैं, लोकसभा में भी उसका पालन करते हैं, और हमारा एक ही घोषणा पत्र होता है कि सरकार बनने के बाद हम सारे मिलकर यही करेंगे। सपा और कांग्रेस की तरह नहीं करते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हम रोहित जी जो बयान योगी जी का आया, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद में मोदी जी ने भी उस पर एक तरीके से चप्पा लगाया, आरएसएस का समर्थन मिलता वो दिखा दिया। तो क्या हिंदुत्व के को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी? नहीं, मुझे एक बात बताइए, यदि लोगों को इकट्ठा रहने की बात कही जा रही है, जातियों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया इन राजनीतिक पार्टियों का, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। जब एनकाउंटर में कोई अपराधी मरता है तो ये भाग करके जाते हैं उसकी जाति देखते हैं, ये भाग के जाते हैं उसका धर्म देखते हैं और उस धर्म के उस जाति के लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन एनकाउंटर में शहीद हुए एक भी सिपाही के घर नहीं जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। तो क्या ये आप नहीं कहना चाहेंगे कि अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं? ये भी आपको कहना चाहिए। यदि वो इस तरह की बात करते हैं तो मुझे बताइए, यदि आप धर्म और जाति देखते हैं मरने वालों के एनकाउंटर में, तो दोनों ओर से देखी जानी चाहिए है, एक ओर से। यदि कोई मेरा सिपाही मर जाएगा, उसकी जाति, उसका धर्म कोई मायने नहीं, लेकिन यदि कोई अपराधी मर जाएगा तो फिर जाति से तुरंत गूगल मारेंगे और भाग जाएंगे उसके घर। ये अच्छी शैली नहीं है। देखिए प्रबुद्ध जी, मैं मीडिया को 2 दशक से ज्यादा करके आया, मुझे ऐसा लगता है राजनीति को कुछ चीजों से परे रखना चाहिए। जहां देश की अखंडता की बात हो, देश के विकास की बात हो, किसी सामाजिक हित का निर्णय हो, वहां पर हमेशा आपको राजनीतिक चीजों को साइड में करना पड़ेगा और हमेशा ये कहना पड़ेगा हम आपके साथ हैं। मणिपुर के लिए लोग हर बार हल्ला करते हैं, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। मुझे एक आदमी बताइए विपक्ष का जिसने सदन में होकर के खड़ा होकर के कहा हो, अमित शाह से, गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, कि कुछ भी हो मणिपुर पे हम आपके साथ हैं। कहा किसी ने? ये दृश्य देखा किसी ने सदन में? जबकि अमित शाह कहते रह गए सदन में, मुझे 10 सेकंड दीजिए, जबकि अमित शाह जी सदन में कहते रह गए कि मणिपुर पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, यदि आप हमारे साथ हैं तो हमको अपनी सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए, हम कैसे हैंडल करें। आप भी अपनी एक्सपर्टीज दीजिए, आप 60 साल इस देश पर राज करके हैं। एक चेहरा आपको दिखा जिसने कहा हो कि नहीं हम आपके साथ राजनीति कर रहे हैं, देश का हित अलग है। उत्तर प्रदेश में अगर बलात्कार होता है तो राहुल सोनिया एकदम सीना पीट करके भाग के चले जाते हैं, लेकिन बंगाल नहीं जाते।
यहाँ पर बात हो रही है ओबीसी वोटर्स की, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो देखा जाए तो जो डैमेज हुआ उसको भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और खुद योगी आदित्यनाथ ने इसको नाक का सवाल बना लिया है, क्योंकि अब ये योगी आदित्यनाथ का भविष्य भी तय करेगा। क्यों उनका क्या भविष्य तय करेगा? किसने आपसे कह दिया कि उनका भविष्य तय करेगा? कहाँ से ये जानकारी आपके पास आई प्रबुद्ध जी? अभी पार्टी में जिस तरह दरार जानकारी पड़ी, आपके जिस तरह की पीएम ब्रजेश नहीं, कहाँ पाठक जी पड़ी? का क्या और दरार आपको देखने को मिली? मौर्य जी के जो दूरी दिखाई दी, उसको लेकर भी तो हमारे चर्चाएं हैं। देखिए, हमारे यहाँ हायरार्की होती है, जैसे मीडिया में हायरार्की होती है, हायरार्की होती है, और हर हायरार्की ऐसा संभव नहीं कि आप भी अपने बॉस के 100% काम से सहमत हो या आप भी अपने सबॉर्डिनेट के काम से 100% सहमत हो। कभी कभी विचारों का मतभेद होता और हो सकता है, लेकिन जो सुपीरियर है वो सुपीरियर है। योगी आदित्यनाथ जी सुपीरियर हैं, थे और रहेंगे। उनको उनकी सुपीरियरिटी को इंटरेस्ट करिएगा। जो भी बीजेपी में उसके लिए सुपीरियर रहेंगे तो सही, ठीक बात है, लेकिन विपक्ष कहाँ उसको मान रहा है? विपक्ष अपने नेता को मानेगा ना। विपक्ष को तो जनता ही नहीं मान रही है। विपक्ष को तो 14 में समझ में आया। सपा ने कह दिया कि अगर बटोगे तो सिलेंडर 1200 के मिलेगा और अगर एक रहोगे तो 400 मिलेगा। तो अपने नेता की तो हर एक बड़ाई करता है। और ये कौन कह रहा है कि बिजली तक ईमानदारी से नहीं बांट पाता था? जो अपने शासन काल में बिजली बांटने में भी सफाई, मैनपुरी, इटावा, रामपुर ऐसे जिलों को देता था, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगराबाद ऐसे जिलों को बिजली भी नहीं दे पाता था। जो बिजली नहीं बांट पाता था वो कह रहा है कि ठीक से रहो। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग कहीं है नहीं, देखिए अपने अस्तित्व की तलाश रहे हैं। कितनी बड़े एकदम जोश से आए थे 22 में, हम आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या हुआ? आप कह रहे हैं 27 में आएंगे, 27 में फिर खड़े जाएंगे, 29 में आएंगे, और ये होता रहेगा, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। प्रबुद्ध जी, मैंने मीडिया के दौरान एक चीज बहुत कॉमन देखी थी, जो सत्ता पक्ष चुनाव में खड़ा होता था, पूरा विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पे घेरता था उसको। और पहली बार मैं ऐसा देखता चला आ रहा हूं कि सत्ता पक्ष कह रहा आइए और लॉ एंड ऑर्डर पे बात करिए, और विपक्ष उसके आसपास नहीं भटक रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां भारत के, जिसको छोड़ दीजिए, गुजरात का व्यापारी आने से डरता था, महाराष्ट्र का व्यापारी आने से डरता था। क्यों? आएंगे, गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, वसूली होगी। आज विदेशों से लोग आ रहे हैं। विदेशों में कितने, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। मैं आपका मतलब एक और आपको बहुत चौंकाने वाला एक फीडबैक दे दूं। आपको पता है सबसे ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के रजिस्ट्रेशन में पिछले 5 सालों में किस राज्य में इजाफा हुआ है? उत्तर प्रदेश में 380% का इजाफा हुआ है। और सबसे ज्यादा स्टार्टअप 1000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगे। तो क्या ये विकास नहीं है? ये वो मुख्यमंत्री लोग हैं जिनको ये कह दिया जाता था यदि आप नोएडा चले जाओगे तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, तो सत्ता बचाने के लिए नहीं जाते थे। अरे मैं मतलब सलाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं योगी जी को, जिन्होंने इस मिथ को ये सोचे बगैर कि मेरी सत्ता आएगी कि नहीं आएगी, इतनी बार नोएडा जाके दिखा दिया। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की 9 तारीख को जनसभा है। पिछले 28 सालों से यहाँ सूखा पड़ा है, बीजेपी ने अभी तक जीत नहीं दर्ज की। तो इस बार क्या लग रहा है, योगी जी के आने से माहौल बनेगा और सुरेश अवस्थी जीतेंगे 28 सालों के बाद? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। तो देखिए एक बात समझिए, जो यहाँ का विधायक था, जो पिछले चुनाव में 22 के चुनाव में ऐसे ऐसे कर रहा था ना, 5वीं बार विधायक बना हूं मैं, 5वीं बार, मुझे एक गली बता दीजिए विधानसभा में। 3 बार ये, 2 बार इनके घर गए ना, तो 5 बार ऐसे ऐसे कर रहे थे। ये 5 बार इनके पिताजी के बाद 3 बार ये बने हैं, तो ये 5 बार के लिए ऐसे ऐसे कर रहे थे। आप वीडियो देखिएगा। 5 टेन्योर, मैं कह रहा हूं इनके 3 टेन्योर में मुझे एक गली बता दीजिए सीसामऊ विधानसभा की जिसका कायाकल्प हुआ हो, सड़कें बन गई हो, वहां कुछ ऐसा कर दिया हो कि लोग आए हो। एक विद्यालय बता दीजिए जो गरीबों के लिए बना हो। एक अस्पताल बता दीजिए जिसका जीर्णोद्धार हुआ हो। देखिए यहाँ पे हीरा मनपुरवा का अस्पताल है, वो स्कूल है, क्या स्थिति है उसकी? रूपम टाकीज के पास 2 विधानसभाओं के बीच में मोहम्मदिया एक अस्पताल पड़ता है, जहाँ पे दोनों विधानसभा के लोग बेनिफिटेड हो सकते हैं अगर उसको कर दिया जाए सही। तो जो सर्दी, जुकाम, बुखार, शुगर वाले पेशेंट हैं, उनको हैलट उछला जाकर के लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। किया क्या इन्होंने? और लोग कह रहे हैं
किस चीज की सिंपत्ति? एक मुस्लिम विधवा महिला का घर जलाने की सिंपत्ति, जिन गरीबों का घर इन्होंने दबावश खाली करा करके बिल्डरों को बेच करके वहां अपार्टमेंट बनाए, उसकी सिंपत्ति। जिस हलीम कॉलेज को हलीम साहब ने 1959 में दान दिया था गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, वहां कब्जे कर करके लीज पर देने की सिंपत्ति। किस चीज की सिंपत्ति की बात कर रही है? क्यों मिलेगी ऐसे आदमी को सिंपत्ति? मुझे बताइए। जो मुस्लिमों का हित कर रहा, मुझे एक हिंदू ने बताइए इसका हित किया। आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 9 विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी कितनी सीटों में जीत दर्ज करेगी? 9, और 10 में होती तो 10 में जीतती। 9 में हो रहे हैं, 9 में जीतेगी, 10 में होते तो 10 में भी जीतती। यही बात सपा भी कह रही है। तो सपा तो कह रहे थे हम 22 में आएंगे, क्या हुआ? हम कह रहे थे हम आएंगे, हम आए ना। जी, तो 23 तारीख को हमको बुला कर मिठाई खिलाइएगा और नाम बुला के आपको मिठाई खिलाएंगे प्रबुद्ध जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित जी, और न्यूज प्लस में आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।